चलिए बच्चे, गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी आओ बेटा। हाँ जी, तुषार गुप्ता जी गुड इवनिंग बेटा। विकास कुमार जी, उदय सिंह, रामा नेगी जी एंड उदय सिंह जी। सॉरी बच्चों, मैं लास्ट क्लास नहीं पाया आप लोगों की। ठीक है जी। आवाज आई थिंक रिपीट हो रही है ना, तो ये कुछ इशू है। चलिए स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत मुश्किल क्लास है। नॉर्मली ये वाला चैप्टर हम पढ़ाते नहीं बच्चों को स्टार्टिंग में, बच्चे भाग जाते हैं बेटा। ठीक है जी, बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो बाकी बच्चे कहाँ, जल्दी आ जाओ बेटा। आज नया टॉपिक है, चैप्टर थर्ड। और लास्ट क्लास में नेट की वजह से आपका वो टॉपिक छूट गए थे, कुछ क्वेश्चन, वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा बेटा आपको। ठीक है, मैंने ग्रुप में आज दो पीडीएफ भेजी है बेटा आपको। एक मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भेजी है, इक्वेशन की, वो आपको घर पे ट्राई करनी है। और एक मैंने भेजी है थ्योरी की, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं बच्चा, ये जो चैप्टर हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप ये मान के चलिए एग्जाम में ये टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है आपका। ये टॉपिक की वेटेज है ना बच्चे, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं कम से कम 10 मार्क्स का आएगा। और अगर हम फाइनल टर्म की बात करें तो 15, 18, 20 नंबर का आता है। ठीक है, इसे पूरी अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल सब कुछ है बच्चे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और इसकी थ्योरी मैंने आपको 3 तरह से लिख के दी है। ठीक है, नमस्ते बेटा नेहा जा। तो अगर आप इसकी थ्योरी के नोट्स देखें, मैंने आपको दो पहले भेज चुका हूँ, उसमें भी है, और जो मैंने आज भेजी है वो भी है। ठीक है, कुछ नोट्स मेरे ऐसे जो मैं सी ए फाउंडेशन के लिए या सी एस के लिए यूज करता हूँ, वो भी भेजा मैंने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चे, जो मैं स्टार्ट करना है। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, बस 2 मिनट में। एक दो नए बच्चे आने थे, आज आए नहीं अभी तक। हेलो मुस्कान, कैसे हो बेटा आप लोग? स्टार्ट करें बच्चा? सॉरी फॉर लास्ट क्लास बेटा। कोई नया बच्चा आया बेटा क्लास में भी देखना एक बार। कोई सिद्धार्थ के नाम से आया क्या बच्चे? अगर आप आए तो प्लीज मुझे एक बार मैसेज लिखो, और देन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जल्दी से आओ जी। कोई बच्चा सिद्धार्थ के नाम से आया बेटा? चलिए, ये क्या लिखा आपने? एक बच्चा आना था कोई, और कौन चला गया? चलो कोई बात नहीं, चलिए चलिए, नहीं आए तो कोई नहीं, आइए बेटा। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ठीक है जी, और पहले हम क्वेश्चन नहीं, अगले अगले आधे घंटे तक कोई डाउट्स नहीं पूछेगा बेटा, क्योंकि मैं अगले आधे घंटे तक बोलता रहूंगा। ठीक है जी, तो आप लोगों को अभी डाउट्स नहीं पूछने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान सुनना बच्चा। ठीक है, तो मैंने हेडिंग जैसे डाली, पता लग गया होगा आपको। ये चैप्टर नंबर थर्ड है बेटा बुक में आपकी। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसकी वेटेज कम से कम 10 से लेकर 20 मार्क्स है। ठीक है जी, विकास कुमार जी कौन है? अभी स्टार्ट होगी क्लास। हाँ, स्टार्ट नहीं छूटा बेटा कुछ आपका, अच्छा ओके। नेहा ने कहा कि मेरा कुछ छूटा तो नहीं है। नेहा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, सॉरी यार, एक दो क्लास थोड़ी सी ना बीच में गड़बड़ हो गई आप लोगों की। वो आपके बीकॉम वाले भैया है ना, दीदी भैया, परेशान करते हैं यार। एक्चुअली बीकॉम में मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, फाइनेंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अंकुर कुमार जी हेलो, आ जाओ बेटा, प्लीज बातें नहीं करेंगे। चलिए, बहुत मुश्किल टॉपिक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपके घर पे कोई दीदी भैया है और आपने उनको छेड़ना हो, छेड़ना समझते हैं कि क्लास लेनी हो कभी, तो आप उनसे बात करना। पहले हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बेटा आज। ठीक है जी, क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स?
ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम चैप्टर थर्ड है बेटा, और चैप्टर आपका ओके 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 ओके, हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कोई मैसेज नहीं करेगा बेटा, ठीक है। अब समझते हैं प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। सुना कभी आपने, कभी सुने प्रिंसिपल्स बोलते हैं मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या होते हैं, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो कोई पूछे यार प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो आप कह रहे हैं सर प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है सर, ठीक है जी। फोन कहाँ रखूं, ठीक है सर, ठीक है जी। अब हमें बात करनी है अकाउंटिंग में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक स्टोरी सुननी पहले, इसके लिए आपने बहुत आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है बच्चा। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एग्जांपल देखते हैं, एक फर्म है एक्स, कंपनी लिख लेते हैं, ठीक है, वो टेंशन मत लेना। एक्स एक कंपनी है। अब एक बात बताओ, जब एक्स कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती होगी, ठीक है सर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वो दो चीज करती है बेटा। एक तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ना, बिजनेस से कितना फायदा हुआ है, और बिजनेस की सॉल्वेंसी, बिजनेस की फाइनेंशियल, क्या बेटा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अकाउंटिंग करने का हमने ऑब्जेक्टिव पीछे पढ़ा था, हम अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं। सर हम अकाउंटिंग इसलिए बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्या पता लगे कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है। तो हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं फाइनली उसके रिजल्ट से क्या निकालते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, उसके बारे में पता लगता है आपको। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल पोजीशन किसकी हेल्प से पता लगती है। सर विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है सर। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको याद होगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था बेटा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से होते हैं बेटा यूजर इसके। सर इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, और बताओ सर गवर्नमेंट होती है, ठीक है सर, और बताओ सर क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है सर, सर बैंक भी होते हैं ना जो हमें लोन वगैरह देते हैं, और सर बिजनेस का ओनर है ना। ये सब लोग कौन है बच्चा, ये सब लोग कौन है बच्चे, ये सब लोग हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं उनके यूजर्स होते हैं। तो सर कौन कौन है, इन्वेस्टर हो गया, ठीक है सर, उसके बाद सर हमारी गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे, क्रेडिटर्स हमें उधार देते हैं, बैंक हमें लोन देता है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बताना क्या चाह रहे हैं आप लोग ठीक है। तो हम लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए, और अकाउंट्स बनाने के साथ हमने अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन थी वो हमने बना दी, और जो यूजर्स होते हैं वो उनको यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब जब ये इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसे लगाता है, क्या चेक करता है कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है, तो चेक करते हैं कि टैक्स का कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है सर। मैंने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ है अकाउंटिंग बनाने के लिए कुछ क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है सर, चलिए जी। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इन अकाउंट्स बना लिए, एक ही एक्स कंपनी है। तो जब ये अकाउंटिंग बनाते हैं तो अकाउंटिंग बनाने के लिए क्या लगाया इन्होंने, कुछ कॉन्सेप्ट लगाए होंगे, कुछ प्रिंसिपल लगाए होंगे, है ना बच्चा, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल लगाए होंगे। तो जब अकाउंटिंग आपने बनाई होगी तो उसके लिए क्या यूज किया आपने, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल यूज किए, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने यूज किए। इतनी बात समझ आई। चलो पहले एक बार थोड़ा सा मैं नोट्स पे कुछ बताना चाहता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, मैं नोट्स बताऊंगा कैसे आपने रीड करने हैं। ये 3 तरह के नोट्स है बेटा। थोड़ा सा ना अरेंज नहीं हो पाए, वो भी मुझे ठीक करने पड़ेंगे, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं सोच रहा था टॉपिक में फेस टू फेस पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैंने जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो हम पहले बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है सर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। कहता है कि बच्चा, अनलाइक इन द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर लार्जली नीडेड बाय द प्रोप्राइटर्स। भाई जो भी प्रोप्राइटर्स हुआ, ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए,
ठीक है सर। दीज डेज अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी जो अकाउंट्स बनाती है, उस कंपनी के अकाउंट्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है। नेमली कौन? प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मेनी अदर्स। ये बात मैंने बता दी आपको आगे पीछे। कहते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्या सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। तो ये अकाउंट्स क्या बताते हैं कि हम प्रॉफिट में, लॉस में हैं, और ये किसको बताते हैं? जो वेरियस पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट such statement should be prepared according to the some standard language and set rules। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चा, अब मैं उससे बात करता हूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब हमने अपनी ये दो चीजें बनाई, तो इनके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कॉमन कुछ रूल्स होने चाहिए ना। कॉमन रूल्स का मतलब क्या है? जो कंपनी एक्स ही फॉलो करती है, जो कंपनी वाई फॉलो करती है, जो कंपनी जेड फॉलो करती है। मतलब जब हमने अपने अकाउंट्स बनाए, तो उसके लिए हमारे पे क्या होना चाहिए? कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है जी। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने बनाए बच्चों, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड क्या? गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग principles. These principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing these accounting standard. These principles have been applied। आगे बात करेंगे। तो मैं अभी तक आपको जो मीनिंग बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि बच्चा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, तो उन अकाउंट्स के लिए क्या करेंगे? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए? पूरी इंडस्ट्री में, है ना, सेम होने चाहिए। हर कंपनी को सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। सर अगर सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं बताऊंगा आगे। कंपैरिजन में दिक्कत होगी, कंपैरिजन में दिक्कत होगी। फिर यहां पे हमने एक बात पढ़ी, गैप। गैप का मतलब क्या हुआ? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो सब क्या होते हैं? गैप होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब बहुत आसान से बोलूं कि कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो किसी भी कंपनी को जब अपने अकाउंट्स बनाती है तो उस समय फॉलो करना चाहिए। अगर मैं बहुत शालीनता से, बहुत सरलता से एक बात बोलूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब कुछ अकाउंटिंग नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कंपनी को यूज करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। कब? जब वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, या जब वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, या जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। गैप मतलब जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है सर, हमने यहां तक पढ़ लिया। चलिए, तो अभी हमने दो लाइन में एक बात पढ़ी है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, हमने सिंपल से एक बात पढ़ी है कि यार कोई भी कंपनी जब अपने अकाउंट्स बनाती है तो उसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। गैप का मतलब क्या हुआ? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं अभी। चलिए, तो यहां तक हमने पहले पढ़ लिया जी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो पिछले पेज का कुछ पार्ट यहां पे रह गया था, यहां पर है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर कैसा होता है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा होता है जी। ठीक है सर, तो कहता है जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसमें चार बातें होती हैं बच्चा, बहुत ध्यान सुनना। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या थ्योरी एग्जाम में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी बच्चे। हाँ, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अभी पढ़ेंगे 9-10 बेटा आगे, वो एग्जाम में आते हैं। लेकिन पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो हम कह रहे हैं सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब कंपनी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ठीक है सर, तो अगला पॉइंट है बच्चा, मैं सर जूम कर लेता हूं, बहुत ध्यान सुनना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं। तो कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म। जरा मुझे बताओ, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? अब सवाल आएंगे, बहुत ध्यान सुनना। अब लॉजिक आएगा, अभी तक तो हम ऐसी कहानी पढ़ रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, हर कंपनी को मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अब जो भी हम बातें करें बड़ी लॉजिकल होंगी। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग लगा रही है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग लगा रही है।
इसकी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, इसकी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब जो प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, अच्छा दो बच्चे हैं, मैं कहता हूं ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक बात बताओ, इस बच्चे के जो मार्क्स आए 12th में वो आए 90%, इस बच्चे के आए 70%। ठीक है, अब क्या इनके मार्क्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा बताओ? कंपैरिजन तब पॉसिबल होगा जब इन लोगों ने सेम तरह से स्टडी करी होगी। ये दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए, दोनों ने कोचिंग ली है, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों नंबर और सेम पढ़ते हैं, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। अब मान लीजिए ये 12th क्लास का बच्चा है एक्स, और ये पढ़ता है भाई साहब डीपीएस में, और जो वाई बच्चा है वो पढ़ता है ब्रॉड स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं है बच्चे। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो क्या होनी चाहिए। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों फॉलो करते हैं? यूनिफॉर्मिटी के लिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब बताओ जी, जिससे हर कंपनी के अकाउंट्स क्या रहेंगे? यूनिफॉर्म, सेम अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक्स कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, वाई कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, अगर हमने सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं तो इसके प्रॉफिट को इसके प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं। लेकिन बच्चा अगर ये सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनके प्रॉफिट को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो पहला बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला, अगर हम बात करें कि क्या उसका नेचर होना चाहिए, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप टू इंश्योर क्या? यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और सुनो इसके बारे में, और सुनो। अच्छा बताइए, एक इन्वेस्टर है, आप एक इन्वेस्टर है, आपका नाम राम है, और आपके पास दो कंपनी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आप एक्स में भी लगा सकते हैं, आप वाई में भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक बात बताओ, जब आप यहां इन्वेस्ट करने गए तो एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, इन दोनों ने अकाउंटिंग बनाते हुए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए हैं। तो क्या इनके अकाउंट्स को या इनके प्रॉफिट को आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बच्चा। क्यों बच्चे? क्योंकि इनकी अकाउंटिंग को बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है? सेम नहीं है, डिफरेंट है। समझ पा रहे हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्या होते हैं? आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस डेवलप टू इंश्योर क्या? यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहला जो नेचर है वो है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। यार एक बात बताओ, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं क्या उनको हम टेस्ट करते हैं? जैसे साइंस में रूल्स होते हैं, है ना, केमिस्ट्री के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, इनमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो कैसे पता लगते हैं? उसके लिए सर जी ये लोग कुछ टेस्ट वेस्ट करते हैं, उससे पता लगता होगा जी, है ना। लेकिन जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं? मैन मेड होते हैं। मैन मतलब हमारे द्वारा बनाए जाते हैं भाई, इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। सर ये कैसे बनाए जाते हैं? ड्राइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड क्या? रीजन। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब क्या होता है बच्चे? मैन मेड का मतलब वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं जी। एंड ड्राइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस से बनते हैं। एंड रीजन, दे आर नॉट लैबोरेटरी टेस्टेड एंड हेंस दे lack universal applicability like principle of physics, chemistry and other natural sciences। तो ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे कि हिंदुस्तान में हम कुछ, इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है यूएसए में ये फॉलो ना करें बेटा। क्यों बच्चे? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमने अपने एक्सपीरियंस से और हमारी जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में उसके बेस पे बनाया है। नेहा पिक्चर, भैया पिक्चर ब्लर आ रही है थोड़ा सा। हाँ हो रहा है बच्चे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा। ठीक है, बाकी मैंने आपको वीडियो भेज दिया है। तो दो पॉइंट हो गए बच्चा, एक तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और दूसरा क्या? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। ये कोई टेस्टेड नहीं होते किसी लैबोरेटरीज से कि हर जगह ही सेम होंगे। ठीक है सर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आगे समझने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। अरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना फिक्स नहीं होते, ये फ्लैक्सिबल होते हैं। स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक, आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ चेंज होते हैं। ऑफ टाइम रिस्पॉन्स टू द चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज होंगे, साथ में बिजनेस प्रैक्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज कर सकते हैं।
तो सर हमने 3 बातें पढ़ी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बेसिक उनका नेचर क्या होता है, वो यूनिफॉर्मिटी लेके आती है। सर वो मैन मेड होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मैन मेड होते हैं, उनके लिए कोई टेस्टेड फॉर्मूलाज नहीं होता है बच्चा। और तीसरा, वो कैसे होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, वो फ्लैक्सिबल होते हैं, टाइम के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। एक लास्ट बात और है बच्चे, कि कहता है जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं ना, वो जनरली एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब मान लीजिए जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है बच्चा। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो सिंपल सी 4 बातें हैं बेटा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा कि मीनिंग बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है या उसके नेचर क्या होते हैं, आने के चांस कम होते हैं। लेकिन जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया बेटा इस पे। चलिए एक चीज और थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि भाई हमें अकाउंट्स बनाते समय हमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो करने चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, मैंने कहा था इसके 2 टाइप के यूजर होते हैं, जो बच्चे शुरू से पढ़ने में याद होगा, एक होता है इंटरनल और एक कौन सा होता है, एक्सटर्नल होते हैं, है ना। एक क्या होता है इंटरनल और एक क्या होता है एक्सटर्नल। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपसे कहता हूं कि एक बच्चा 10th क्लास में है, ठीक है, अब ये बच्चा एक एक्स है और एक वाई है, इसके 90% मार्क्स हैं और वाई के भी 85% मार्क्स हैं, और दोनों सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, है ना, पता है ना सीबीएसई बोर्ड। तो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, आसानी होगी, हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई से और एक बच्चा पढ़ रहा है कहां से, बिहार बोर्ड से, सुना होगा आप लोगों ने, तो इनका कंपैरिजन क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल नहीं होता है। तो आइए पहले एक बार रीड करते हैं, फिर समझाता हूं और आपको। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत कह रहा है क्यों है, बहुत ध्यान सुनना, वही जो हमने ऊपर पढ़ा यूनिफॉर्मिटी के लिए। इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई मतलब रहे, उनका सही यूज रहे, किसके लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए, इट इज सिग्निफिकेंट दैट सच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल। तो वो इंफॉर्मेशन रिलायबल भी है, जिनमें विश्वास कर सकते हैं, और कंपेरेबल भी होनी चाहिए। द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ ए फर्म परफॉर्म एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। अब मैं कह रहा हूं कि एक्स फर्म का कंपैरिजन मैं वाई फर्म से कर रहा हूं, अब ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये जब अकाउंट्स बनाती है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती है, कुछ और फॉलो कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है। तो क्या इन दोनों के अकाउंट्स कंपेरेबल है, नहीं है बच्चे, क्योंकि जो हो सकता है वाई की जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल ना हो जी। ठीक है जी, तो द comparability of information required to see how a firm has performed as compared to other firms and how it is performed as compared to previous years. This becomes possible only if the information provided by the finance statement is based on some set rules known as the policies, principles and conventions। बताऊंगा अभी क्या क्या होता है। तो कह रहा है हम तभी कंपैरिजन कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो किस पे बेस्ड हो, किसी रूल्स पे बेस्ड हो, रूल्स नोन एज पॉलिसीज, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। दीज रूल्स, इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा लास्ट में खत्म कर रहा हूं चीज, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि यार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप उसे सिंपल बोल रहे हैं यार कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो कंपनी अपने अकाउंट्स बनाते समय इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। किसी ने पूछा यार ऐसा हम क्यों करते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो क्यों करते हैं, यार इसलिए करते हैं कि हमारे अकाउंट्स में क्या रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी ना, है ना, कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा ना। हम कुछ और अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ और पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, कंपैरिजन पॉसिबल रहेगा, कंपैरेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करते हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर हमने नेचर पढ़ा, हमने 4 पॉइंट पढ़े नेचर में। एक तो क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, दूसरा क्या होती है, मैन मेड होती है ना, इसके लिए कोई हम टेस्ट नहीं करते लाइब्रेरी में जाके, ये एक्सपीरियंस से पता लगती है। तीसरा हमने बताओ क्या पढ़ा,
यूनिफॉर्मिटी पढ़ी, मैनमेड पढ़ा, तीसरा बोलो जी, मैं भूल गया हूं, चौथा याद है मुझे, गैप होता है, तीसरा बताओ क्या था जी? पहला होता है इसका नेचर यूनिफॉर्मिटी होती है, मैनमेड होता है, दूसरा बताओ क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इसे अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी को अगर आप दूसरे मेरे नोट से पढ़ोगे ना, 2-3 लाइन में खत्म कर रखा होगा बच्चे। मैंने जानबूझ के आधा घंटा लगाया है कि थोड़ा चीजों को समझने के लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं बच्चा। तो हमने बात करी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं बच्चा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं जी। सर 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? नहीं बताता बेटा, क्या हो रहा है यार आज ये। भाई नाराज क्यों हो रहा है, क्या हो गया तेरे को? अब बता क्या दिक्कत है। चलिए बच्चा, चलिए। तो मैं बात कर रहा था आपसे फ्लैक्सिबल नॉट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं नेहा ने और अंकुर कुमार ने। यार मुझे ना कुछ बच्चे आप में से बहुत अच्छे लगते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, तो मुझे भी सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं एक बात सच्ची बोलूँ ना, आज तक मैंने कभी 20 मिनट अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे की मीनिंग भी कभी नहीं लगाया जिंदगी में, सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चे। लेकिन मुझे लगता है आप लोग ध्यान से सुनते भी हैं और समझते भी हैं, इसलिए मैं इतनी बातें कर पाता हूँ। मैं सच्ची बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैंने 3-3 नोट्स डाल रखे हैं पीडीएफ फॉर्म बेस के। मैं तीनों से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा डिफरेंस क्या है। कि देखो बच्चे, एग्जाम में क्या लिखना है और हमें पढ़ना क्या है। एग्जाम में 2-2 लाइन लिखनी है यार, बात खत्म है। लेकिन हमें अपने नॉलेज के लिए यार इसका मतलब होता क्या है, वो बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, मैं भी आपको बता दूंगा बच्चे इसके बारे में। तो 2 टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन, और एक होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आज हम पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान सुना। एटलीस्ट अभी आधा घंटा बच्चा, मैं 2 करा खत्म करा के दूंगा आपको। तो ये 3 हमारी अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं, अभी क्या होता है हम बात करेंगे। और ये हमारी 8 और 9, 9, ये 9 हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हुए बताओ? ये रूल्स एंड रेगुलेशन हुए ना, कि जो हमें अकाउंटिंग बनाते समय इनको फॉलो करना चाहिए, है ना। अकाउंटिंग जब हम मेंटेन करें तो इन 9 प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा बच्चे। और ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, इसकी मैं चर्चा आपके साथ आगे करूंगा। तो हम आज पहले आसान सा पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, बिजनेस एंटिटी। और मान के चलिए फर्स्ट टर्म में एग्जाम में भर भर के आता है बेटा। सर भर भर के मतलब? अब बहुत ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं आज पहले बिजनेस एंटिटी की बेटा। ठीक है बच्चा, और अगर मैं बिजनेस एंटिटी की बात करूं ना बच्चे, तो देखो एग्जाम में कितना लिखना है और मैं कितना समझाऊंगा आपको। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कोई बच्चा है कोई बता पाए बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? चलिए, मैं कहता हूं एग्जाम में सवाल आ गया, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। मैंने कहा था ना कितने आपके पास 9 है। तो फर्स्ट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, और ये 3 और 4 मार्क्स का एग्जाम में आ गया। तो पहले मैं बताता हूँ कि एग्जाम के लिए हम कैसे पढ़ते हैं, और मैं कितना बोलूंगा आपको उतना ही लिखना होता है। चलो जी, चलो सर। सर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट, सर ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस, ठीक है सर, बिजनेस एंड ऑनर। सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस एंड इसका ऑनर क्या होते हैं? सेपरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। क्या होते हैं जी? बिजनेस एंड ऑनर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। मैंने बहुत बार बोला होगा आप लोगों को। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये मिस्टर राम है, ठीक है सर, और इनका एक अपना बिजनेस है। ठीक है, ये इनका अपना एक बिजनेस है, और ये बिजनेस के मालिक हैं। ठीक है सर, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप अपनी अकाउंटिंग बनाओगे, ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आप अपने अकाउंट्स बनाओगे, तो आप अपने अकाउंट्स में एक बात याद रखना। जब आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो एक बात को याद रखना कि मिस्टर ऑनर, ये कौन है? बिजनेस का ऑनर, और जो बिजनेस है, उन दोनों को अलग अलग एंटिटी, अलग अलग इंसान मानो।
सर ठीक है, ये तो एंटिटी है, मतलब ये तो राम है, ये तो इंसान है, लेकिन सर बिजनेस थोड़ी होता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये कौन होता है बच्चा? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। लॉ कहता है कि जो फर्म होती है, कंपनी होती है, ये कोई इंसान तो नहीं होती बेटा। तो वो कहता है ये क्या है, क्या मान के चलो, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसकी अपनी एसेट्स है, इसकी अपनी लाइबिलिटीज है, इसकी अपनी देनदारी है। ठीक है जी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना भी। ठीक है सर, इसका मतलब सर ऑनर ने यहाँ पैसे लगाए हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बात करता हूं कि इनका ना बिजनेस का बैंक में अकाउंट है। सर किस में अकाउंट है? बैंक में। कौन से बैंक में सर? एसबीआई में है। ठीक है सर, तो एसबीआई से क्या कर रखा है? मिस्टर बिजनेस ने लोन ले रखा है। क्या ले रखा है? लोन। और मिस्टर राम ने यहाँ क्या लगा रखा है? कैपिटल लगा रखी है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑनर जो पैसे लगाता है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। ऑनर क्या बोलता है? मेरी कैपिटल है। और एसबीआई से लोन ले रखा किसने? बिजनेस ने। तो एसबीआई क्या बोलता है? मुझे इससे पैसे लेने हैं। और बिजनेस क्या कहता है? ये दोनों मेरी क्या है? ये दोनों मेरी लाइबिलिटीज है। वो बिजनेस के मालिक को भी और जो बैंक से लोन लिया है उस बैंक को भी क्या मानता है? लाइबिलिटीज है। और मैंने बताया था आपको बिजनेस में दो टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं, इंटरनल और कौन सी? एक्सटर्नल। तो जो ऑनर है वो कौन सी लाइबिलिटीज है? इंटरनल है। और ये जो बैंक है ये कौन सी है? एक्सटर्नल। तो एक सिंपल सी बात बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आप बिजनेस और उसके ओनर को सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चलेंगे। किसी बच्चे ने बोला सर कि इन दोनों को हम अलग अलग क्यों मानते हैं? बच्चे मैंने कहा कि अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग मानते हैं। सर क्यों मानते हैं? लॉजिक देखो। मान लीजिए मिस्टर राम की वाइफ है मिसेस राम, ठीक है। इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, मिसेस राम, मिस्टर राम, ये तीनों लोग क्या करते हैं? ये हर सैटरडे संडे घूमने जाते हैं मार्केट में, ठीक है जी। ये शॉपिंग करके लाते हैं। ये क्या करते हैं? ये शॉपिंग करते हैं, ठीक है सर। ये बहुत सारी शॉपिंग करते हैं जी, ठीक है। और ये रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवीज जाते हैं, वहां का दुनिया भर का खर्चा करते हैं, ठीक है सर। ठीक है, ये सर शादी वादियों में जाते हैं तो बहुत सारी ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है सर। ये घर के लिए जी बहुत सारा एसेट्स मंगाते हैं अपने घर के लिए। अब एक बात बताओ, जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, अगर इस मिस्टर राम को मैं अलग नहीं मानूंगा, अगर मैं इसे सेपरेट ट्रीट नहीं करूंगा, तो क्या होगा? ये जितनी पर्सनल चीजें हो रही हैं इसकी, ये बाहर जाके एक्सपेंस कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो सारे खर्चे कहाँ चले जाएंगे? फर्म के अंदर। अगर इन दोनों को आप अलग अलग ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा? मिक्सअप हो जाएगा ना। तो अगर हमने इसके पर्सनल खर्चे यहां पे डाल दिए बिजनेस के अंदर, तो क्या बिजनेस का प्रॉफिट सही आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता। पहली बात तो इस खर्चों को हम डाल ही नहीं सकते। तो इन खर्चों को हम जब नहीं डालेंगे तो हम किस लॉजिक पे नहीं डालेंगे? हम कहेंगे सर बिजनेस और उसका ओनर दोनों कौन होते हैं? सेपरेट होते हैं। जब अकाउंटिंग करेंगे तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। और समझ आया अलग अलग ट्रीट क्यों करेंगे? अगर हम अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके पर्सनल खर्चे कहां चले जाएंगे? फर्म के अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देगा। ठीक है सर, तो मैं दूसरा पॉइंट लिखने वाला था। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सर, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? मिस्टर राम के अकॉर्डिंग या बिजनेस के अकॉर्डिंग? सर हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बिजनेस कोई परचेज कर रहा है, रिकॉर्ड कर लो। बिजनेस कोई सेल कर रहा है, रिकॉर्ड कर लो। बिजनेस कोई इनकम आ रही है, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर उसके ऑनर की अपनी पर्सनल कुछ चीज हो रही है तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। एसबीआई बैंक को नुकसान हो गया तो क्या उससे बिजनेस को मतलब है? नहीं। बिजनेस क्या कर रहा है? ये लोग सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो मैंने दो बातें बोली। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या था? पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे आप हमेशा उसके ऑनर और किसको? बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी मानोगे। अकाउंटिंग जो मेंटेन करोगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, एक थर्ड पॉइंट और है बेटा। तो सर इसका मतलब ये हुआ, ऑनर ने जो पैसे लगाए उसे ऑनर क्या बोलता है? कैपिटल बोलता है। और जो भी प्रॉफिट होता है उसकी कैपिटल बढ़ती है।
जो भी लॉस होता है कैपिटल घटती है, बता चुका पहले आपको। और जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब ऑनर ने, मिस्टर राम ने बिजनेस में पैसे लगाए तो वो क्या बोलता है, मैंने क्या लगाई है, कैपिटल बोली है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं ये, कि जब आपने यहां पैसे लगाए तो आपने बोला मैंने क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। उस टाइम जब आप बोल रहे हो किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग एंटी किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस कहता है ये मिस्टर राम कुछ नहीं है यार, ये मेरी लाइबिलिटीज है, इससे मैंने कुछ टाइम के लिए पैसा उधार लिया है और कुछ नहीं है। तो ऑनर जब पैसे लगाता है तो क्या ट्रीट करता है, कैपिटल। लेकिन उसी अमाउंट को वो बिजनेस क्या बोलता है, ये मेरी लाइबिलिटीज है। ठीक है बच्चा, तो ये तीन बेसिक पॉइंट है जिन पे मुझे इन्हें डिफ्रेंशिएट करना था। मैं और भी आपके साथ बात करना चाहता हूं, ठीक है, अभी ध्यान सुनना। ठीक है सर, यहां तक तो 3 पॉइंट हो गए जी। एक बात मैं और क्या करना चाहता बेटा आप लोगों को, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ना अकाउंटिंग इक्वेशन कराते समय एक पॉइंट कराया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको याद होगा, बिजनेस के ऑनर ने 10,000 रुपए विड्रॉल किए थे और उसमें 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था, तो वो 500 रुपये आया था, है ना। तो मैंने कहा था इस 500 रुपये को ना आप कैपिटल में ही प्लस कर दो और कैपिटल से ही माइनस कर दो। तो कुछ बच्चों ने कहा था कुछ भी मत करो, आंसर सेम आएगा। और मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं इसका लॉजिक पक्का बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल में प्लस या माइनस क्यों करते हैं, तो वो इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से करते हैं बेटा। किसकी वजह से, बिजनेस एंटिटी की वजह से। कि अगर आपने फर्म से पैसे निकाले हैं तो फर्म उस पर क्या लेगी, आपसे इंटरेस्ट लेगी। तो जब फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगी तो इसका मतलब फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो आप फर्म के लिए इनकम होगी तो कैपिटल क्या होगी, प्लस होगी। लेकिन उसी टाइम आपकी कैपिटल भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। तो जब फर्म आपसे इंटरेस्ट लेती है आपकी ड्राइंग्स के ऊपर, तो एक तरह से फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम होगी ना बच्चा। तो फर्म के लिए इनकम का मतलब क्या हुआ, कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन उसी दौरान वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोप्राइटर के लिए क्या है, ओनर के लिए क्या है, खर्चा है, तो कैपिटल क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो मुझे 3 बातें बोलनी थी, मैंने 3 बातें बोल दी आपके साथ। ठीक है, अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, डॉट जो बातें मैंने बोली है सब नोट्स से मिल जाएंगी। ठीक है, देखो मैंने इसके नोट्स ना बहुत तरीके से दिए हैं बेटा आप लोगों को, बहुत ध्यान सुनना। मैं जैसे हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ना, चलिए, तो मैंने आपको पढ़ाया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फर्स्ट पढ़ाया गिलबर्ट अभी, और जिसका नाम क्या था जी, ये इस पेज पे। तो ये देखो, ये जो मैंने, ये एक्चुअली एक बुक है आपके पास, डीके गोयल की। ये पेज मैंने वहां से दिया आप लोगों को, आप प्लीज घर पे पढ़ना, और बहुत ही अच्छे से लिखा हो इस बंदे ने, है डीके गोयल एक राइटर है, जैसे टीएस केवल ऐसे राइटर है। तो इसको नोट्स को प्लीज पढ़ना, बहुत लॉजिक समझ आएगा आप लोगों को जितनी बातें मैंने बोली हैं। ठीक है सर, क्या एग्जाम में इतनी बातें लिखनी होती है, नहीं, इसमें से 3 बातें नोट करने केवल आपने, और 3 बातें ही काम की होंगी, बाकी सारी कहानी सुनाई होगी। ठीक है सर, अब मैं आपको दूसरे नोट्स दिखाता हूं अपने, जो मैंने सीए फाउंडेशन के लिए बनाता हूं। ठीक है, देखो, अगर मैं बोलूं कि एग्जाम में लिखना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान सुना एक बार जरा, मुझे लिखना है एग्जाम में, मैं क्यों बता रहा हूँ कि 3 जगह से क्यों पढ़ना है। अगर बिजनेस एंटिटी पढ़ना है तो ये 3 4 5 लाइन यही मैक्सिमम लिखी होती है। देखो पहला पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड इट्स ओनर आर सेपरेट एंटिटीज। सर ठीक है, द ओनर, the owner the owner is treated as the creditors of the company with liabilities to the extent of their capital contributed by him। मैंने क्या बताया, ऑनर को कंपनी क्या कहती है, भाई तुम्हारा क्रेडिटर्स है, कितने तक, जितने तूने पैसे लगाए हैं। और द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, हाँ जी, द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द, किसके, बुक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द बिजनेस, एंड द कॉन्सेप्ट कीप्स द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर अवे फ्रॉम द बिजनेस अफेयर्स। तो उसकी जो पर्सनल अपनी ट्रांजेक्शन है उसको बिजनेस से अलग रखते हैं। ये एग्जाम का रेलिवेंट है। जो मैंने पीछे बताया वो आपको, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे होंगे, बहुत मजा आएगा उसे पढ़ने में। और मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ जो बहुत कमाल की वीडियो है मेरी, जो मुझे सबसे पीडीएफ बढ़िया लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ इसी में है ना भाई, हाँ है। वो मैंने बेसिकली सीए फाउंडेशन के लिए बनाई थी, विद लॉजिक, सबसे बेस्ट लिखा होगा इसमें। इससे बेस्ट आपको 11th क्लास के लिए कहीं से मटेरियल नहीं मिल सकता, गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना।
वही अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वही दो बातें। पहले मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी दैट डिस्टिंक्ट अलग फ्रॉम इट्स ओनर and all other accounting entities. Hence, a distinction should be made between personal transaction and business transaction. Transaction of the business entity and those of another business entity. For example, in case of proprietary concern, the legal entity of the business and its propriety is the same. For the purpose of accounting, देखो क्या बोला उसने, मैंने आपको एक दिन बताया था, जब बीएसटी पढ़ोगे तो वहां कहेगा बिजनेस और उसका ओनर दोनों क्या है, सेम है। यहां भी वही लिखा है, देखो कह रहा है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, प्रोप्राइटरी मतलब सोल प्रोप्राइटर, जिनका मालिक एक ही होता है। रावत ट्यूटोरियल्स एक सोल प्रोप्राइटर है, मैं उसका मालिक हूं, तो भैया जो रावत ट्यूटोरियल्स जो मैं हूं सेम ही तो है। थ्रू द लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस एंड इट्स प्रोप्राइटर सेम, अरे जो फर्म है और जो मैं हूं दोनों सेम तो है, तो सर अलग क्यों बोलते हो आप? फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। भाई अकाउंटिंग करने के लिए हम दोनों ट्रीट अलग करते हैं। अच्छा जी, इसका इफेक्ट क्या होगा? इफ दिस assumption इज नॉट फॉलोड, अच्छा आपने ये फॉलो नहीं करी तो क्या होगा? ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन एंड द ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन, कैन नॉट बी फाइंड। मैंने समझा था पीछे, उसके जो पर्सनल खर्चे थे वो बिजनेस में डाल आ जाएंगे, वो घूमने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, वो खर्चे कहाँ आ जाएंगे? फर्म में आ जाएंगे, तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? करेक्ट नहीं आएगा बच्चे। तो फॉर एग्जाम्पल, if the household expense 10,000 रुपए of company are shown as a business expense, the profit of business will be understated to the extent 10,000 रुपए। तो ये बिल्कुल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इसमें लिखा होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और जो मैंने सबसे पहला पेज पढ़ा है आपको, देखो मैं आपको सारे पेज दिखा देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, कैंसिल तो नहीं हो गया? ओह नो 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 नो, स्टे स्टे स्टे। देखो अगर मैं पूरा ये जो लिखा हुआ है ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन भाई जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं ना तो ये बहुत रेलिवेंट है। जितनी बातें मैंने बोली सब इसमें लेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट ऑफ सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ बिजनेस ऑलवेज कंसीडर्ड अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। बिजनेस यूनिट्स शुड बी हैव ए कंप्लीटली सेपरेट। तो इसने सारी बातें तीन वही लिखी होंगी लेकिन घुमा फिरा के लिखी होंगी विद एग्जाम्पल, लेकिन आप इसे भी पढ़ना एक बार। ये इसलिए मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हूँ। अगर मैं तीन ही लाइन आपको बताऊंगा, तीन ही आप पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं बात को जी? तो मैंने एक ही बात पढ़ाई भी आपको, ओनली अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, लेकिन जब भी घर पे आप पढ़े बेटा तीनों जगह से पढ़े, ठीक है। तो एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ कि हमने बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी में क्या बात पढ़ी है। तीन बातें पढ़ी है कि जो बिजनेस होगा और उसका ऑनर होगा वो क्या होंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी होंगे, ठीक है सर। दूसरा, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, किसके बिहाफ से बनाते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ठीक है सर। और तीसरा तीसरा जो ऑनर पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना। लेकिन उसी बिजनेस को, उसी कैपिटल को बिजनेस क्या ट्रीट करता है? एज अ क्रेडिटर्स या एज अ लाइबिलिटीज। तो आई होप क्लियर होगा बच्चा। तो भाई बाल कहाँ गए? अच्छा विशाल जायसवाल कहीं नहीं गए बेटा। बच्चा बात समझ आया यहाँ तक? तो मैंने बहुत टाइम लगा के आपको अकाउंटिंग पहले प्रिंसिपल बताया बच्चे, और फिर मैंने आपको ये बताया, ठीक है जी। चलो अब पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल डन हो गया बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो जब भी हम पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे बेटा। दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। चलिए जी, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पहले थोड़ा सुनते हैं क्या कह रहा है। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? देखो ये है कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से बेटा, अगर मैं बोलूं मैं दो लाइन में बात खत्म कर सकता हूं। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम केवल वो ही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सर कौन सी ट्रांजैक्शन? जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। क्या होगी? कुछ इनकी क्या होगी? कुछ मॉनेटरी वैल्यू। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसको रिकॉर्ड करेंगे? सोचो। अच्छा ये प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या होता? एक कंपनी में दो एम्प्लॉय आपस में लड़ाई हो रही है, क्या इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं? हमारी कंपनी के मैनेजमेंट और हमारी कंपनी के वर्कर्स में आपस में नहीं बनती है, लड़ते रहते हैं, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल।
हम केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। मतलब सर मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है यार? जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। बात खत्म। अगर मैं दो लाइनें बोलूं कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड। अगर कोई ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी मनी में वर्थ कितनी है उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको वैल्यू नहीं कर सकते, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैंने एग्जांपल दिए, एक कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन जो उत्पादन करता है, और एक कंपनी के सेल्स मैनेजर में बहुत लड़ाई चल रही है आपस में। होता है ना, शीत युद्ध चलता है, गृह युद्ध कौन सा होता है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो क्या इनकी फाइटिंग को हम मनी में मेजर कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। यार हमारी कंपनी में ना जो एम्प्लॉई है वो बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, बहुत एजुकेटेड है बेटा, या बहुत हमारे एम्प्लॉय ना बहुत चोर टाइप के हैं हमारी फैक्ट्री में जो काम करते हैं, या बहुत ज्यादा ईमानदार हैं यार। तो क्या ये फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? भैया ये चीजें इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, लेकिन क्या इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि भाई हम अपने अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। अगर उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अगर उनकी कोई मॉनेटरी में वैल्यू नहीं है या मेजर नहीं कर सकते, उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा एक बात बताइए, मैं अपने हमेशा अपने एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, रॉबर्ट ट्यूटोरियल्स की बात करता हूँ। अब एक बात बताओ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना बहुत नालायक हैं, वो मेरे फीस खा जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ना बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में भी अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। मेरे जो यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, जो मेरी फैकल्टीज है ना वो बहुत अच्छी है। क्या ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे क्या मैं इनको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनको मैं मनी की टर्म्स में वैल्यू नहीं कर पाऊंगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है सर। अच्छा सर, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्यों लगाया हम लोगों ने? इसका लॉजिक सुनिए। जब मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया था ना, तो एक बात बताओ, मैं 100 ही बोलेंगे ना, 100 गज को स्क्वायर फीट बोलेंगे ना, 100 स्क्वायर फीट। मैंने 100 गज का प्लॉट लिया, ठीक है, ये प्लॉट ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी यार कोचिंग छोड़ दो, मेरा चलो ठीक कोचिंग है मेरा, मैंने 5-10 एसी ले लिए बेटा, ठीक है सर। बच्चा मैंने फिर क्या किया ना, 200 चेयर ले लिए बेटा, मैंने 200 चेयर परचेज कर ली, ठीक है बेटा। और बच्चे मैंने क्या किया ना, फर्नीचर परचेज कर लिया, चेयर भी हो गई और कुछ, हाँ चेयर हो गया, प्लांट मशीन हो गया, और ये मैंने बिल्डिंग ये परचेज कर लिया। बेटा जब इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 100 स्क्वायर फीट जमीन ले ली, 10 एसी ले लिए, 200 चेयर ले लिया, 2 फर्नीचर ले लिए, क्या इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं मेरे बच्चे, 100 स्क्वायर फीट की वैल्यू कितनी है सर? 20 लाख रुपए वैल्यू है। सर 10 एसी की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है। 200 चेयर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे उसकी मनी को मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे। क्या हम लोग अगर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ना लगाए तो क्या ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं? एक कंपनी की बैलेंस शीट अकाउंट ऐसी बनी हुई है कि 100 स्क्वायर यार्ड उस पर जमीन है जी, 200 चेयर है जी, 10 एसी है जी, 500 बच्चे पढ़ाते हैं जी, क्या ऐसे रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, 500 बच्चों की रुपीज वैल्यू कितनी है उसको रिकॉर्ड करेंगे ना। बात समझ आई कुछ? और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ नोट्स में एक बार, जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ सब नोट्स में लिखी होंगी बच्चा, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट पढ़ाया मैंने आपको, और ये आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको यहीं से पढ़ाता हूँ, ये इसमें भी अच्छा लिखा हुआ है। आप कहीं से पढ़ना सब में अच्छा होगा, लेकिन ये है कि हमें कितना आपको पढ़ना है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है।
एंड इवेंट्स इवन थ्रू इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, अब जैसे मैं कहता हूं कि एक कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन मैनेजर है जो उत्पादन करता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, और उस कंपनी के जो सेल्स मैनेजर है जो भाई सेल्स करता है, अगर इन दोनों में आपस में बात नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रोडक्शन मैनेजर वाला प्रोडक्शन कम करेगा तो सेल भी क्या होगी? कम होगी, और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या नहीं है? है भाई, ये पता होने चाहिए। यार किसी कंपनी के एम्प्लॉय ना बहुत चोर टाइप के हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते, ईमानदार नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। अब इस फैक्ट्स को हम रिकॉर्ड थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ये खतरनाक इशू है। एक एग्जांपल देखो, एक कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना और उसके जो वर्कर्स हैं, इनमें आए दिन लड़ाई होती रहती है भाई। ये धमकी देते हैं हम तुम्हें बोनस नहीं देंगे, सैलरी टाइम्स नहीं देंगे, और ये कहते हैं हम लोग भाई लॉकआउट कर देंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या नहीं है? बिल्कुल है बच्चे, लेकिन क्या हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं, हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो कहता है कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्यों ना हो, अगर उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए क्वारल बिटवीन द किसमें? प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। इट डज नॉट रिपोर्ट ए स्ट्राइक इन बिगिनिंग एंड डज नॉट रिवील दैट कंप्यूटर हैज प्लेस ए बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। These facts or happening cannot be expressed in money terms or not recorded in the books। तो यहां से पढ़ सकते हैं, और जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है बच्चा। तो मैंने दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पढ़ाए बेटा, और मैं अगर दूसरे नोट्स दिखाऊं आपको तो वहां भी आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा लॉजिक कि व्हाट इज रिकॉर्डेड, व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड, क्या एडवांटेज होंगे और क्या कमियां, क्या लिमिटेशंस है। तो प्लीज मैंने आपको दो पढ़ा दिया बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चा, इनको प्लीज पढ़ लेंगे एक बार। मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी है आपको, वो आप कर लेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, मैं संडे को लूंगा आप लोगों की क्लास, तो पहले बता दूंगा बच्चे, ठीक है। ये दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से मैं करा दिए, ठीक है। प्लीज इन्हें पढ़ लीजिए, और आगे भी आप पढ़ के रख सकते हैं, है ना। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो बात कर सकता है बेटा, फटाफट से बच्चे। 2 मिनट है बेटा आपके पास, जल्दी से बताओ। कोई डाउट नहीं बच्चा किसी का? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है बच्चा, चले फिर। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी। जी भैया, ओके। डाउट, एक डाउट पूछो बेटा, नेहा जल्दी पूछो, जल्दी पूछो बेटा।